नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर है एक और वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। साथियों, 2023 में हमने और प्रैक्टिस सेट कराया था 2023 के लिए। तो 2023 में आप सभी का यूपी टेट नहीं हुआ, तो वो वीडियो है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बाकी के आगे प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे। तो पहले वाला वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग चाहें तो उनको एक बार देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग आगे की जो प्रैक्टिस सेट है उसको देखेंगे 2024 के लिए। तो हमने शुरू से वीडियो नहीं बनाया प्रैक्टिस सेट 1 से, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसी को आप लोग देख लीजिएगा। तो देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो अगर ध्यान से साथियों, आप सभी की स्क्रीन पर समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरह वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उसने गणना के व इबारती सवाल पूछे। उनसे जो है गणना व इबारती के प्रश्न सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूल के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्यक्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वह उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये रहा गद्यांश। अब हम यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर साथियों, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था। तो यह साथियों जो विषय जुड़ा हुआ था, यह जुड़ा हुआ था गणित विषय से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। हम लोगों ने अभी गद्यांश पढ़ा, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। अगला प्रश्न साथियों, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। तो जो बच्चे न तो दुकानदारी करते हैं और न ही स्कूल जाते हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जो दुकानदारी करते हैं। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन सी सही जवाब होगा। जो दुकानदारी करते हैं उन बच्चों ने सवाल को हल करने के लिए मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों अनुच्छेद के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो बच्चे हैं रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा तो वहाँ पर ये वाक्य आया हुआ था। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप होता है। यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो उसको जितेंद्रिय कहा जाता है साथियों। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पवन का संधि विच्छेद है, तो पोधन अन पवन। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर जाएगा सी के साथ, पोधन अन पवन संधि का संधि विच्छेद हो जाएगा। और यह अयादि संधि का उदाहरण है। किसका? अयादि संधि का। नयन, पवन, ये सभी अयादि संधि के उदाहरण हैं। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। अब यहाँ पे देखिए ये भी पूछ लिया गया। इत्यादि आधा वर्ड आया हुआ है,
तो यहाँ पर देखेंगे इत्यादि शब्द में साथियों क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा, यड़ संधि। इति धन आदि बराबर इत्यादि। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो नाक रगड़ना का साथियों अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन, तो उन्मूलन का साथियों यहाँ पर विलोम पूछा गया है, यानी उसका विपरीत उल्टा बताना है। तो राइट आंसर जाएगा रोपण। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो यह साथियों जो पंक्ति दिया गया है यह घनानंद की पंक्ति है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी का पर्यायवाची साथियों यहाँ पर हो जाएगा यमुना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जमुना नदी। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न या रुकावट आ जाना, इसे कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऑप्शन यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा सी वाला हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर। कक्षा 1 के बच्चे अपने रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर आपका जाएगा घर परिवार और परिवेश। ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर आंसर जाएगा। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है साथियों तुलसीदास जी की हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला पत्र है कौन सा है? तो हिंदी का पहला पत्र का नाम है साथियों उदंत मार्तंड, और इसका प्रकाशन जो हुआ है साथियों सर्वप्रथम 30 मई 1826 में हुआ है। और इसको भी जान लेते हैं, जो इसके प्रकाशक हैं संपादक हैं उनका नाम है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि यह निबंध संग्रह है साथियों रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और इसका प्रकाशन 1939 में हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन है जिनमें हिंदी के भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल। देखिए उपदात्मक ये जो है उपदेशात्मक जो पाठ शामिल करने की बात की गई है ये थोड़ा सा निगेटिव है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। जिनमें हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो चौमस्की के अनुसार यहाँ पर आंसर सही बताना है, नहीं है। यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर साथियों संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ए, और वे 3 भेद कौन से होते हैं? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा, ये 3 प्रकार हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी के जो शब्द हैं साथियों उनका जो लिंग निर्धारण होता है यह किसके आधार पर होता है? तो यह होता है साथियों क्रिया के आधार पर। जैसे खाता है तो ता आ गया तो पुल्लिंग हो गया, खाती है तो ती आ गया तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जैसे वह जा रहा है तो पुल्लिंग हो गया, जा रही है वह जा रही है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो देखिए साथियों यहाँ पर कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नाम भी जान लेते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक और अधिकरण और संबोधन कारक, ये इसके 8 प्रकार है। हम लोग ऐसे भी याद करते हैं उसका कारक चिन्ह के साथ कर्ता ने कर्म को करण से
संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके किरारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे भो। तो ये संस्कृत में हम लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, याद रखेंगे तो कारक चिन्ह भी पूछ लिया जाता है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखेंगे साथियों, जो घ वर्ड है क वर्ग में आता है। क च ट त प जो व्यंजन है उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। तो क वर्ग के जितने वर्ण हैं कंठ में आते हैं, तो यहाँ पर कंठ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क ख ग घ अंग, ये 5 वर्ड कंठ में आते हैं। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो देखिए संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। तो इनकी संख्या 4 है। संयुक्त वर्णों की व्यंजनों की संख्या 4 है, जिसमें क और स मिलके 6 बनता है। तो यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ए के साथ जाएगा, छ त्र ज्ञ और स्र। तो ये आपको याद रखना है, छ त्र ज्ञ ज प्लस इया मिलके ज्ञ बनता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये 4 संयुक्त वर्ण है, व्यंजन है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, तो यहाँ पर साथियों जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा अस्पृश्यता में। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कवित्री, तो कवयित्री देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, देखेंगे यहाँ पर सही है कवित्री, यहाँ पर राइट आंसर सी के साथ लगाएंगे। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है तरड़ी, तो तरड़ी यहाँ पर तरड़ी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा साथियों सूर्य। एक मात्रा का अंतर होता है, बड़ी का मात्रा हो जाएगा तो उसका अर्थ जो है बदल जाएगा। मीन का पर्यायवाची शब्द है, तो मीन का मतलब ही होता है साथियों मत्स्य या मछली कह सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भार्या। तो भार्या को पत्नी कहा जाता है, यानी पत्नी का जो है यह पर्यायवाची है। और आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये जो है पुत्री के पर्याय है। तो यहाँ पे भार्या जो है भिन्न हो जाएगा, यह किसका है? पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है साथियों, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पर साथियों अद्वितीय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। आखिरी प्रश्न साथियों इस वीडियो का, कान का कच्चा होने का अर्थ है। तो कान का कच्चा होने का अर्थ है साथियों सुनी सुनाई बातों का जल्दी से विश्वास कर लेना। तो सुनी बातों पर विश्वास कर लेना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक और शेयर कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।